गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही? लास्ट में क्या लिखा था आपने? आगे लिख लीजिए। अगला हेडिंग है संयुक्त राष्ट्र संघ। हेडिंग है अगला हेडिंग है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ सामाजिक सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ सामाजिक सुरक्षा और विकास का उपकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ सामाजिक सुरक्षा और विकास का उपकरण। पहला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य केवल संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य केवल विवादों का समाधान ही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य केवल विवादों का समाधान ही नहीं है, अपितु विश्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी निवारण के माध्यम से विश्व में शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी निवारण के माध्यम से उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जहां युद्ध की संभावना ही समाप्त हो जाए। उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जहां युद्ध की संभावना ही समाप्त हो जाए। उन परिस्थितियों का निर्माण करना है जहां युद्ध की संभावना ही समाप्त हो जाए। अगला पॉइंट, यह दायित्व यह दायित्व सामाजिक आर्थिक परिषद यह दायित्व सामाजिक आर्थिक परिषद और उसकी एजेंसियों के द्वारा यह कार्य सामाजिक आर्थिक परिषद और उसकी एजेंसियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। सामाजिक आर्थिक परिषद और उसकी एजेंसियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। वर्ष 2000 में वर्ष 2000 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
वर्ष 2010 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य दो 2000 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की घोषणा की गई और 2000 में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की घोषणा की गई और 2015 में इसे सतत विकास लक्ष्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 2015 में इसे सतत विकास लक्ष्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका मूल उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका मूल उद्देश्य समूचे विश्व से गरीबी निवारण करना है। इसका मूल उद्देश्य समूचे विश्व से 2030 तक समूचे विश्व से 2030 तक गरीबी निवारण करना है। 2030 तक गरीबी निवारण करना है। इसका मतलब है, कल हमने आपको बताया था सामाजिक आर्थिक परिषद, उसकी एजेंसियां, यानी दुनिया में गरीबी दूर करना संयुक्त राष्ट्र संघ का काम। गरीबी, विषमता, बेरोजगारी, ये सारा दूर करना किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। और 2030 तक गरीबी दूर करने का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ ने रखा है। इसलिए ये काम संयुक्त राष्ट्र संघ केवल युद्ध नहीं रोकता, बल्कि उनकी परिस्थितियों को समाप्त कर देता है जिससे युद्ध होने की संभावना उत्पन्न होती है। अगला लिख लीजिए, अगला पॉइंट है कोविड-19। कोविड-19 कोविड-19 के दौर में कोविड-19 के दौर में विश्व व्यापार संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, कोविड-19 के दौर में विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। WHO के द्वारा WHO के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। WHO के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। ए, विश्व से संक्रमणकारी बीमारियों को दूर करना। विश्व से संक्रमणकारी कम्युनिकेबल विश्व से संक्रमणकारी बीमारियों को दूर करना। बी, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए राज्यों को परामर्श देना। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए राज्यों को परामर्श देना। सी, विभिन्न प्रकार की दवाइयों के मानकों का निर्धारण।
विभिन्न प्रकार की दवाइयों के मानकों का निर्धारण और अनुसंधान को बढ़ावा देना। विभिन्न प्रकार की दवाइयों के मानकों का निर्धारण और अनुसंधान को बढ़ावा देना। अब देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज की दुनिया में, यानी आज की दुनिया में देखा जाए तो डब्ल्यूएचओ के काम बढ़ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ काम बढ़ते जा रहे हैं। पूरे सामाजिक आर्थिक परिषद के शरणार्थी संगठन का मूल काम क्या है? शरणार्थी संगठन का मूल काम क्या है? शरणार्थियों की सहायता के लिए आपस में सहयोग करना। अब सवाल है कि डब्ल्यूएचओ के तो काम दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ और डब्ल्यूएचओ के पास पैसे ही नहीं है। ये समस्या पूरी दुनिया में आ रही है। इसलिए आप देखेंगे अमेरिका के पास अब क्या हो रहा है, अमेरिका के पास तो पैसा ही नहीं बच रहा है। और अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया। अमेरिका डब्ल्यूएचओ से अलग होगा और अमेरिका कई बार आईएलओ से अलग हो गया। अमेरिका की आपत्ति क्या है कि डब्ल्यूएचओ की भूमिका नकारात्मक थी, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ये नहीं बता पाया कि चाइना से बीमारी उत्पन्न हुई, और चाइना से ही उत्पन्न हुई ये नहीं बता पाया, कहाँ से उत्पन्न हुई ये नहीं बता पाया। तो देखिए, इसमें डब्ल्यूएचओ का आलोचना करने कोई मतलब नहीं है। हमने पहले बता रखा है, डब्ल्यूएचओ या कोई भी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी तभी प्रभावी रूप में काम करेगी जब राज्यों का समर्थन होगा। अगर राज्यों से ही उसे समर्थन नहीं मिल पा रहा है तो डब्ल्यूएचओ एजेंसी क्या काम करेगी? अगर चाइना जैसा संप्रभु राज्य कहेगा कि डब्ल्यूएचओ हमारे यहाँ जांच ही नहीं कर सकती, तो डब्ल्यूएचओ उसकी जबरदस्ती जांच कर नहीं पाएगी। इसे मामला डब्ल्यूएचओ का नहीं है, मामला पावर पॉलिटिक्स का है। और अगर अमेरिका किसी भी एजेंसी से हटेगा उसका परिणाम एक ही होगा, लेकिन उसका ऑप्शन भी हमें ढूंढना पड़ेगा। हकीकत की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के काम तो बढ़ रहे हैं, पैसे कम हो रहे हैं। ये बड़ी विचित्र समस्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ जहां बीटो से परेशान है, वहां दूसरा वित्त से परेशान है, दिवालिया होने के कगार पे है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट का हाल ये है कि अमेरिका के 50 राज्यों में एक राज्य का बजट जितना है उतना ही संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है। तो यकीन मानो बच्चों, पहली बार हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जब पढ़ा, बस में मिलने वाली 1 रुपये किताब में, पहली बार मैंने जीके पढ़ा था क्लास 6 में। बस में 1 रुपये किताब मिलती थी, अब 10 रुपये उसकी कीमत हो गई है। उस पूरी किताब में मैं इतना इंटरेस्ट में पूरी किताब धनाधन पढ़ गया और मुझे लगा अब मुझसे ज़्यादा बड़ा विद्वान कोई नहीं है जीके का। कुएं का मेढक आप जानते हैं कैसा होता है। उस बुक से सारे फैक्ट मुझे भूल गए, 2 फैक्ट अभी भी याद हैं। किस देश में मच्छर नहीं पाया जाता? फ्रांस में लिखा था उसका उत्तर। और इसमें यह लिखा था कौन सा पहला भारतीय था जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके हिंदी भाषण दिया? अटल बिहारी वाजपेयी का नाम था। उस समय लगता था कोई जाके इंडियन कोई जाके हिंदी भाषण दे रहा है, बड़ी बात है। ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ने के बाद पता चला कि फूटा हुआ ढोल है। किसी भाषा में जाके भाषण दो, कोई सुनता ही नहीं, ना कोई सुनने वाला है ना कोई कहने वाला। भाषण दो न दो। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? निरंकारियों का सम्मेलन। और शायद मैंने आपको बताया था, एक बार निरंकारी सम्मेलन में गया था। निरंकारी सम्मेलन में गया और उधर बाबा जी बोल रहे थे सिगरेट पीना दारू पीना सब मना है। उधर जैसे टेंट से आए चौधरी साहब, हम कहे सर ये क्या कर रहे हो? टेंट के अंदर की बात अंदर, बाहर की बात। संयुक्त राष्ट्र संघ वैसे ही निरंकारियों का सम्मेलन है। और उसकी पुरानी बात मुझे याद आ रही, बचपन में मैंने एक बार देखा था बच्चों। अब मुझे उस समय मैं पढ़ता भी था, शुरू स्कूल जाता था नहीं, वो स्मृति इतनी तगड़ी याद है बचपन की बात। जय गुरुदेव का सम्मेलन हुआ था, बोरा पहन के उनके अनुयायी आते थे, इसलिए बड़ा अपीलिंग उस समय था। और जय गुरुदेव ने कहा था बस सतयुग आने वाला है, और गांव के लोग इतने खुश होकर आए, बस सतयुग आने वाला है। लो, ऐसे ही सितंबर का महीना होता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, दुनिया के जितने बेकार बेकार लोग हैं सब पहुंचते हैं। इसलिए आपने देखा है संयुक्त राष्ट्र संघ में आज तक प्रधानमंत्री गए नहीं, ये खास बात है। संयुक्त राष्ट्र, अरे प्रधानमंत्री रवांडा जा सकते हैं, नाइजीरिया जा सकते हैं, बुरुंडी जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं, चाइना जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के पास संयुक्त राष्ट्र संघ जाने का समय कभी नहीं मिला क्या? समय नहीं मिला या जाने की जरूरत नहीं है?
पढ़ क्यों रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ? लेकिन मेरे बच्चों चिंता मत करो, माना कि तमाम समस्याएं हैं, तब भी लोग कहते हैं लॉट ऑफ कैन हैपन ओवर कप ऑफ कॉफी। अरे मेरे बच्चों, देखो इसका दूसरा नजरिया है। कुछ लोग कहते हैं फिसड्डी है, कोई काम नहीं करता। ये WHO काम है खांसी दूर करना। अब बताइए, इंडिया जैसा देश है, कम नहीं सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, ये सब विदेशों में बीमारियां नहीं होती। हमारे यहाँ बरसात हुई, मौसम चेंज हुआ, बीमारियां। पानी ही साफ नहीं है, पानी साफ नहीं, हवा साफ नहीं है, उसके बाद मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, ये खतरों खिलाड़ी ही तो हैं। लिखने की बात है। क्या लिखा आपने? क्या लास्ट में क्या लिखा आपने? हाँ, अगले पैराग्राफ से, अगले पैराग्राफ से। हाल ही में, अगले पैराग्राफ से। हाल ही में अमेरिका के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की, सॉरी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हाल ही में अमेरिका के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ दी गई। हाल ही में अमेरिका के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ दी गई, जिससे स्वाभाविक रूप में WHO प्रभावित होगा। जिससे स्वाभाविक रूप में WHO प्रभावित होगा, क्योंकि WHO के कुल बजट का 19% हिस्सा क्योंकि WHO के कुल बजट का 19% हिस्सा अकेले, 19% शेयर अकेले अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। उन्नीस प्रतिशत हिस्सा अकेले अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। लेकिन इस समस्या का एक समाधान भी है। इस समस्या का एक समाधान भी है। इस संयुक्त राष्ट्र संघ और WHO इस समस्या का समाधान भी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ और WHO संयुक्त राष्ट्र संघ और WHO की वित्तीय सहायता, संयुक्त राष्ट्र संघ और WHO की वित्तीय सहायता गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों पर निर्भर होनी चाहिए, ब्रैकेट में NGO। गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों पर निर्भर होनी चाहिए, ब्रैकेट में NGO। तो आप याद रखिएगा, जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में रिफॉर्म की बात की जाती है तो वित्तीय रिफॉर्म एक बहुत बड़ा विषय है। और वित्तीय रिफॉर्म की बात की जाती है, इसका मतलब है आवश्यकता ये, जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन WHO को बहुत बड़ी सहायता देता है। अभी तक हमारे यहाँ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरी फंडिंग डिपेंडेंट है राज्यों के ऊपर। अब आवश्यकता इस बात की, संयुक्त राष्ट्र संघ की ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग कहाँ से होनी चाहिए? वो बिल गेट्स करे, इन्फोसिस करे, टाटा करे, रिलायंस करे। इसे राज्यों का प्रभुत्व अपने आप कम हो जाएगा। याद रखिए, आज भी हम संयुक्त राष्ट्र संघ कुल बजट में अमेरिका का हिस्सा होता है लगभग 22।
लगभग 22% तो अकेले अमेरिका का है। 22% एक अमेरिका का है, और अमेरिका, जापान, जर्मनी, इन तीनों को मिला दिया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी फंडिंग होती है उसमें तीन तो मिलकर करते हैं। और आप देखिए 2030 तक गरीबी दूर करने का लक्ष्य समस्याग्रस्त है। कारण ये है, याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया में स्थित है, और दुनिया में विकासशील देशों के हाल बड़े खराब है। विकसित और विकासशील देशों के बीच बड़ी साफ तौर पे दूरी है। क्यों दूरी है? आप देखोगे, हम क्या निर्यात करते हैं? आलू, गोभी, टमाटर, भिंडी, मटर। विकासशील देश कहवा, कॉफी, केला, चाय। आज तक मैंने देखा नहीं कोई केला बेच के अमीर हो गया हो। नहीं हो गया। अमेरिका क्या बेचेगा? F-35। F-35 की कीमत अदा करने के लिए कितने दिन तक केला बेचेंगे? जिंदगी भी कम हो जाएगी मेरे बच्चों। ओ माय गॉड, यही दुनिया में विषमता है। आज भी हम कच्चे पदार्थ बेच रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक पे हमारा कंट्रोल है नहीं। टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं। इसे हर जगह आप देखोगे, हर जगह हमारा जाके दिल टूट जाता है। पर्यावरण की वार्ता में दिल टूटा। दुनिया बड़ी जालिम है मेरे बच्चों। इसलिए अब दो बड़ी विरोधाभासी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ शक्तिशाली बनाया जाए, दुनिया से गरीबी हटा दिया। अरे ये पूछो कि वर्ल्ड बैंक से सहायता थोड़ा दे दो, टेक्नोलॉजी दे दो, तो टेक्नोलॉजी मुझे पैसा दो। ये लोग कह रहे थे कोविड-19 के वैक्सीनेशन को, उसके पेटेंट को वेबर कराने में विकासशील देशों के पसीने छूट गए। यानी बात ऐसे समझिए कि मुर्दों से भी पैसा वसूलने पे उतारू हैं ये। कहाँ से न्याय होगा दुनिया में मेरे बच्चों? इसे मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ लिख के बड़े आदमी बनो, शक्तिशाली बनो। शक्तिशाली बनोगे, समाज के लिए कुछ काम भी करोगे। अरे जब शक्तिशाली बनोगे, समाज के लिए काम अपने आप हो जाएगा। हेडिंग आप चेंज कर लो। हेडिंग क्या क्या लिखोगे? अच्छा, इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल आपको पता है? इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल देखो। हमारे यहाँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि हम मुफ्त में सबको गेहूं देंगे। मुफ्त में आजकल हम खाना दे रहे हैं सबको, फूड सिक्योरिटी एक्ट। WTO कह रहा है भाई मुफ्त में क्यों दे रहे हो? हमने कहा व्यापार नहीं है भाई, ये सामाजिक न्याय है। WTO कह रहा है सामाजिक न्याय मत करो। हम गए FAO के पास। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भारत काम की बड़ी तारीफ की है। हमने कहा गुतरेज साहब ये बताओ, 2030 से गरीबी दूर करने को बोला था? हाँ बोला था। उनका मुफ्त में गेहूं दे रहे हैं, कोई बुरा कर रहे हैं? उनका बहुत अच्छा कर रहे हो। हम कहे ये बात जाके WTO को समझाओ। WTO तलवार लेकर खड़ा हुआ है। और IMF से पैसा मांगने जाते हैं कोई राज्य, तो IMF कहता है कल्याणकारी कटौती कम कर दो। कमाल की बात है। मिस्र गया पैसा मांगने, मिस्र IMF से पैसा मांगने गया, और मिस्र में दिया जाता है मुफ्त में रोटी। IMF ने कहा ये मुफ्त में रोटी किसके भरोसे देते हो? पहले बंद करो, उसके बाद पैसा मिलेगा। मिस्र ने कहा भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगा, मुफ्त में रोटी बंद नहीं कर सकते, बड़ा हंगामा हो जाएगा। IMF ने कहा तुम जा सकते हो, पैसा नहीं मिलेगा। मिस्र ने कहा भाई कोई बीच का रास्ता निकालो। मिस्र ने एक प्लान दिया, ऐसा धीरे धीरे रोटी का साइज छोटा करेंगे, और फिर कुछ दिनों बाद बंद करेंगे। और जैसे मिस्र ने रोटी का साइज छोटा किया, दंगे हो गए मिस्र में। लोगों ने कहा ये रोटी का साइज छोटा कैसे हो गया? अब बताओ क्या करें मेरे बच्चों हम? बताओ, विरोधाभासी तो है। विरोधाभासी तो है। लिख लो आप क्या लिखा आपने? हेडिंग, महासभा। हेडिंग है महासभा। महासभा, पहला पॉइंट। महासभा हेडिंग है। तो नाम से भी नहीं पता चल रहा है कि हेडिंग है। पहला पॉइंट, महासभा में सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है। महासभा में सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है।
इसलिए एक लोकतांत्रिक संस्था है। इसका वार्षिक सम्मेलन, इसलिए एक लोकतांत्रिक संस्था है। इसका वार्षिक सम्मेलन, इसका वार्षिक सम्मेलन प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में होता है। इसका वार्षिक सम्मेलन प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में होता है। इसके अतिरिक्त इसकी अनेक समितियां हैं। इसके अतिरिक्त इसकी अनेक समितियां हैं जो वर्ष भर कार्य करती रहती हैं। इसकी अनेक समितियां हैं जो वर्ष भर कार्य करती रहती हैं। जो वर्ष भर कार्य करती रहती हैं। अगला पॉइंट, महासभा के मूल कार्य निम्नलिखित हैं। महासभा के मूल कार्य निम्नलिखित हैं। ए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन। बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन। सी, सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। डी, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना। अगले पैराग्राफ से संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना। अगले पैराग्राफ से महासभा महासभा विभिन्न प्रकार की महासभा विभिन्न प्रकार की घोषणाएं करती है। विभिन्न प्रकार की घोषणाएं करती है जिनका पालन राज्यों के द्वारा किया जाता है। महासभा विभिन्न प्रकार की घोषणाएं करती है जिनका पालन राज्यों के द्वारा किया जाता है। जिनका पालन राज्यों के द्वारा किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, महासभा दुनिया के लिए विधि का निर्माण नहीं करती। महासभा लॉ मेकिंग, क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडी तो राज्यों की संप्रभु संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, दुनिया की सरकार नहीं है। तो जनरल असेंबली, असेंबली शब्द से ये भास न हो कि नहीं वो विधि का निर्माण करती है, विधि का निर्माण नहीं करती। महासभा क्या करती है? दुनिया के मुद्दे उठाती है। और सच मानिए, महासभा दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है और 193 देशों का एक साथ आ जाना ये अचंभे से कम बात नहीं है। अरे मेरे दोस्तों, मिलेंगे तभी तो बातचीत होगी। मेले में मिलना चाहिए हमेशा। पहले पुराने गांव मेले होते थे तो मेले में सब लोग इकट्ठे मिलते थे, इसलिए किसी के यहाँ शादी हो जाए ऐसे कार्यक्रम में जाना चाहिए हमेशा। और ये बच्चे ही नहीं समझ पाते कि कई बच्चे क्लास में हैं फिर भी ऑनलाइन क्लास देखते हैं। हमका आया करो क्लास में, मेल मुलाकात होती रहेगी, बहुत जरूरी है टीचर से। अरे मेरे दोस्तों, आओगे थोड़ा एनर्जी बनेगी। कई कई बच्चे घर में ही बैठे कहते सर घर से ही पढ़ लेंगे। कमाल की बात है यार, स्कूल नहीं गए हो तो घर से ही पढ़ लिए होते।
अरे मेरे बच्चों, आओगे थोड़ा सा, पैदल शरीर चलेगी, नजर चलेगी, हाथ चलेगा, मुंह चलेगा, तभी तो ऊर्जा शरीर में आएगी। खूब चैन बैठ के नोट्स बना रहे हो, ऐसी पढ़ाई होती है? आजकल यही बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए। और आजकल तो जवान बच्चे ये कहने लगे हैं कि सर आने जाने में समय व्यर्थ होता है। हम कह लो, आने जाने के समय चिंतन करो, चिंतन। समय क्या हमेशा पढ़ते रहोगे? बारह, कौन कौन भाई 12 घंटे पढ़ता है? पढ़ो 3-4 घंटे, लेकिन जो पढ़ लो उसके बाद प्रिंट हो जाए दिमाग पर, जो एक बार देख लो छप जाए। किताब की बात मैं कर रहा हूं। तो मेरे बच्चों, इसलिए 193 लोगों का एक साथ आ जाना कमाल की बात है यार। ये 193 लोगों के साथ आ जाना, बातचीत करना सामूहिक उद्देश्यों के लिए, ये अदरवाइज देखोगे हमारे प्रधानमंत्री की साल भर की यात्रा जोड़ो, मैक्सिमम 20-25 देश, इससे ज्यादा हम जा ही नहीं पाते। तू संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं, तुवालू मिल जाता है, उसके बाद बानातू मिल जाता है, मार्शल आइलैंड, सबसे गले मिलते हैं, लेकिन उसमें ही पाकिस्तान बाजी मारता है। अब पाकिस्तान अभी जाके सबको बताता रहता तुवालुओं को पकड़ के बैठा था। हमने सोचा अरे ये सब छोटे देशों में पकड़ के क्यों बैठा हुआ है? तो बाद में पता चला वो सबको समझा रहा था कश्मीर जानते हो। हमने कहा यार पिन चिंटू भाई, तुम्हारी आदत नहीं जाएगी। दुनिया दुनिया में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान को क्या चाहिए? इसे कई बार महासभा थोड़ा गड़बड़ा जाती है। देखिए महासभा एक मेला है मेरे बच्चों, मेला। अरे इसीलिए दोस्तों से मेल मेल मुलाकात के बाद ही संबंध बनते हैं। लिखने की क्या बात है? क्या आपने लिखा? क्या? हाँ। वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में विश्व में शांति स्थापना के लिए वर्तमान में विश्व में शांति स्थापना के लिए सुरक्षा परिषद असफल हो रही है। सुरक्षा परिषद असफल हो रही है, इसलिए महासभा को विश्व में शांति स्थापना के लिए सुरक्षा परिषद असफल हो रही है, इसलिए महासभा को ज्यादा शक्ति देने की आवश्यकता है। इसलिए महासभा को ज्यादा शक्ति देने की आवश्यकता है। यूक्रेन संकट के दौर में, यूक्रेन संकट के दौर में महासभा के द्वारा एक आपात बैठक भी बुलाई गई। एक आपात बैठक भी बुलाई गई और यह आह्वान किया गया यह आह्वान किया गया कि यूक्रेन में शांति बहाली करने की आवश्यकता है। यूक्रेन में शांति बहाली करने की आवश्यकता है। याद रखिए ये 9th इमरजेंसी मीट थी पिछले 75 सालों में, 9वीं इमरजेंसी मीट थी। इसका मतलब है, इसका मतलब आप याद रखिएगा, भले ही महासभा की बात का वैधानिक महत्व न हो, लेकिन महासभा की बात का एक महत्व, नैतिक महत्व होता है। और कल 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 जो जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में हुआ मतलब ये हास्यास्पद से कम नहीं है।
दुनिया में पहली बार देखा गया कि दो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिल रहे हैं और गली मोहल्ले के बच्चे तरह लड़ रहे हैं। आप जानते हो गली मोहल्ले के बच्चे कैसे लड़ते हैं? मैंने एक कहानी सुनाई कि नहीं, कि एक बच्चे का बर्थडे था। बिल्कुल सुनाई है, मेरे बच्चे कुछ कुछ नहीं सुनाई है, सुनाई है ना? एक देखो, ओम, अच्छा अच्छा लिख लो, उसके बाद में सुनाऊंगा। क्या लिखा आपने? महा वालिका नगर। हेडिंग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हेडिंग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। हेडिंग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सुरक्षा परिषद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश। 15 होते हैं। निर्वाचन होता है 9 साल के लिए, और ये 15 न्यायाधीश अलग अलग राज्यों से लिए जाते हैं। उसमें भारत के भी न्यायाधीश हैं, दलवीर भंडारी। महासभा निर्वाचन करती है। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे कहते हैं आईसीजे, ये आईसीसी नहीं है। आईसीसी अलग है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आईसीसी की स्थापना 2002 में हुई है, याद रखिएगा। और आईसीसी का मूल काम क्या है? जिन लोगों ने युद्ध अपराध किया है, इसका उल्लेख कहीं हमने किया जरूर होगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। यह है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। रोम स्टैच्यू से बना हुआ है ये। इस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मूल काम क्या है? ऐसे लोगों को दंडित करना जिन्होंने युद्ध अपराध किया हो। कोई राष्ट्रपति हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, जिन्होंने वार क्राइम किया हो, जैसा कि बांग्लादेश में लोगों ने 71 में किया था। और अभी आईसीसी का नाम इसलिए बार बार आ रहा है, याद रखना, ये सब बातें पीटी के लिए बड़ी जरूरी होती हैं। आईएसपीटी में ऐसी बातें जो न्यूज़ में लगातार चल रही हैं, वो एकदम रटने वाली बात पे नहीं जाएगा। जो न्यूज़ में लगातार चल रही बड़े महत्व का मुद्दा कहीं से उठा के अधिकार संबंधी मुद्दा तो आपके सिलेबस में है। आईसीसी का नाम इसलिए आया कि पुतिन के खिलाफ इसने वारंट जारी कर रखा है। यानी पुतिन पर यह आरोप है कि उन्होंने मानव नरसंहार किया है। और इसराइल के प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप है कि, लेकिन अब फिर वहीं देखेंगे, आईसीसी का मेंबर न तो इंडिया है न अमेरिका है। अभी तो अमेरिका ने बाकायदा इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। अब यही अंतर्राष्ट्रीय संगठन की व्यवस्था है कि पावर पॉलिटिक्स से आगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन बेचारा हो जाता है। पावर पॉलिटिक्स से आगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम कर नहीं पाता। लेकिन अब जरा सोच के देखिए, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बना, ये किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है जिसे मानव नरसंहार किया हो। अब भारत अमेरिका उसके पार्ट नहीं बने, क्योंकि अब भारत ने कहा भाई हमारे यहाँ अपनी न्यायिक व्यवस्था है, अमेरिका ने कहा अपनी न्यायिक व्यवस्था है। इसलिए जिसे हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं वो नैतिकता ही है। भाई जो शक्तिशाली है उसके राज्य को आप कैसे ला सकते हो? अब इसका मतलब पुतिन को पकड़ना है तो रसिया में जाइए। पुतिन को कौन पकड़ लेगा? पुतिन को पकड़ना इतना दुस्साहस वाला काम है कि एक बार दिल्ली में एक बच्चा है आप जैसा, और दिल्ली के चिड़ियाघर में शेर से हाथ मिलाने कूद गया। उसके बाद शेर ने हाथ मिला लिया। इतना मूर्खता वाला काम थोड़ी करना चाहिए। शेर जा रहा था हाथ मिला रहे, वो पी लिया था, वो समझ नहीं आया उसको। भाई शेर ने मार दिया। अब बताओ, या तो पुतिन किसी दूसरे देश में जाए, उनको पकड़ के कोई हवाले कर दे आईसीसी, संभव है? पुतिन को जो पकड़ेगा 2-4 परमाणु बम खाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सारी संस्थाएं नैतिकता ही बन जाती हैं। लेकिन हम कर रहे हैं आईसीजे पढ़ रहे हैं। आईसीजे का काम क्या है? दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करना। तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद कौन है? पानी के झगड़े हैं, समुद्र के झगड़े हैं। जो झगड़े अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित होते हैं वो किसका काम है? तो हम किसका उल्लेख कर रहे हैं? ये स्वतंत्र संस्था है, ये मानवाधिकार से संबंधित लोगों को दंड देती है। जबकि हम कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और इसका काम क्या है लिख लीजिए। इसका युद्ध अपराध से मतलब नहीं है, मानव नरसंहार से मतलब नहीं है। आईसीजे काम क्या है लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? हाँ, सुरक्षा परिषद के द्वारा विश्व में विद्यमान राजनीतिक विवादों का समाधान किया जाता है। विश्व में विद्यमान राजनीतिक विवादों का समाधान किया जाता है। विश्व में विद्यमान राजनीतिक विवादों का समाधान किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वैधानिक विवादों का समाधान करती है। वैधानिक विवाद अंडरलाइन। वैधानिक विवादों का समाधान करती है। कश्मीर एक राजनीतिक विवाद है। कश्मीर एक राजनीतिक विवाद है, जबकि समुद्री विवाद वैधानिक है। कश्मीर एक राजनीतिक विवाद है जबकि समुद्री विवाद वैधानिक है। आपने ये बात सुना होगा, हमने कई बार बताया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी। ये क्या है? जिसे अंतर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं, भले ही विधि हो ना हो, क्योंकि याद रखिएगा विधि के पीछे लॉ होना जरूरी नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होना जरूरी है। आपको पता है भारत में लॉ क्यों काम करता है? क्योंकि पुलिस और न्यायालय है। पुलिस और न्यायालय को हटा दीजिए तो लॉ क्या हो जाएगा? नैतिकता का दूसरा नाम। इसी दुनिया में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, फिर भी इस समुद्री विवाद का मामला होगा तो किसके पास जाएगा? आईसीजे के पास। आपने अब इसमें करंट अफेयर की बात आपको बता दें, इसी बार बार आपको याद दिला दें, अगर बेसिक आपको पता है, कुलभूषण जाधव का मामला सुना होगा आपने। कुलभूषण जाधव का मामला भी अंतर्राष्ट्रीय विधि से था। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कन्वेंशन है इंटरनेशनल, और कन्वेंशन है यूएन कन्वेंशन फॉर यूएन कन्वेंशन फॉर काउंसलर एक्सेस। इस कन्वेंशन को पाकिस्तान ने भी साइन किया है, हमने भी साइन किया है। और इसका सिंपल मतलब ये है कि मान लो एक तो पाकिस्तान, आप लोग जाना मत, बड़ा लफड़ा है। लाहौर, लाहौर कहाँ है? माल की बात। मैं कह रहा हूँ वजीराबाद में मत जाना है, कह रहा वजीराबाद गली में जाऊंगा। माल की बात मेरे बच्चे। देखो मैं, देखो पॉलिटिक्स स्टूडेंट होने मैं बता दे रहा हूँ, मैं ये सब समझ रखो, साहित्य वाले ये सब नहीं समझ पाते। अब पता चला प्रेम मोहब्बत के कारण लाहौर पहुंच गए, और जैसे लाहौर गए पाकिस्तान के आईएसआई ने कहा ओ रॉ का एजेंट है ये। इतना ही कहना पड़ेगा कि आप खोपचे में गए, अब सिद्ध करते रहिए आप। मान लो कि हमारा कोई, याद रखिएगा, अगर मैं कहीं विदेश यात्रा पे जाता हूँ और विदेशी पुलिस ने किसी को पकड़ लिया, वहां तो हमारा कोई परिचित नहीं है, कैसे छुड़ाएंगे अपने आप को? वहां हमारा दोस्त होता है एम्बेसी, अपने हम दूतावास को फोन करेंगे, दूतावास हमें सारी सहायता देगा। अभी आपने देखा होगा उड़ीसा में एक नेपाली छात्र की मृत्यु हो गई थी। ये दूतावास की भूमिका होती है। तो विदेशों में हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दूतावास। अब कुलभूषण यादव को पाकिस्तान ने उठाया ईरान से, ईरान से पकड़ लिया और ला के
ला के दंड दे दिया। हम आईसीजे में इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को डेथ पेनल्टी दे दी। काउंसलर एक्सेस का मतलब है कि मैं अपने नागरिक को वकील और डिफेंस की सुविधा प्रदान करूंगा। पाकिस्तान सरकार ने ठीक है चार्ज लगा दिया कि उन्होंने ये काम किया है, ठीक है, आपने आपने आरोप तय कर दिया है तो उन्हें मान लिया। हमें भी डिफेंस का अवसर मिलना चाहिए। ये इंटर यूएन कन्वेंशन फॉर काउंसलर एक्सेस का पार्ट है। पाकिस्तान ने उस सुविधा में नहीं दी। इसी आधार पर हम आईसीजे गए थे। आईसीजे ने पाकिस्तान में चल रही कार्यवाही को रोका और पाकिस्तान कार्रवाई का नहीं, आप इनको काउंसलर एक्सेस दीजिए, क्योंकि उसके बीच एक पॉलिटिक्स हो गई। जो काम लॉ से नहीं चलता, काम दबंगई से चलता है। आप चले जाओ हमारे यहाँ यूपी में, जो काम कप्तान साहब नहीं कर पाते वो राजा भैया करवा देंगे कप्तान। ये तो हाल है हमारे यहाँ। नहीं, गुंडा नहीं है, समाज के सम्मानी लोग हैं एरिया के। अब बताओ मेरे बच्चे, हाल तो ये है। ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, वैसे घरेलू पॉलिटिक्स है, विदेशी पॉलिटिक्स। हमने क्या किया? हमने पाकिस्तान के एक अधिकारी आया था नेपाल, पक्ष में ले लिया सीधा नेपाल से। अब हम कह रहे हैं अगर उनको छोड़ोगे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ोगे तो जो मामला लॉ कोर्ट से सेटल नहीं हो पाया वो कहाँ सेटल हो रहा है? ये पॉलिटिक्स है मेरे बच्चों। कई बच्चे सोच रहे हैं हाँ ऐसा होता है। कई बच्चे एकदम आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, हाँ ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही होता है मेरे बच्चों। लिखने की बात, क्या लिखो आप? तो देखो, इसका मतलब है पॉलिटिकल विवाद क्या है? जो जो कहीं लॉ में नहीं है, जो गिव एंड टेक के माध्यम पे हो जाए, वो क्या है? पॉलिटिकल विवाद। जो लीगल विवाद क्या है? किसी कन्वेंशन में लिखा हुआ है, इंटरनेशनल ट्रीटी में लिखा हुआ है, लीगल विवाद है। आगे लिख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगला पॉइंट है। क्या लिखा आपने? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये दो प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं। दो प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं। ए, अनिवार्य। ए, अनिवार्य, कंपल्सरी। ए, अनिवार्य क्षेत्राधिकार, जिसके द्वारा अनिवार्य क्षेत्राधिकार ए, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित विवादों का समाधान किया जाता है। जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित विवादों का समाधान किया जाता है। बी, परामर्शी क्षेत्राधिकार या सलाहकारी, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। परामर्शी क्षेत्राधिकार या सलाहकारी क्षेत्राधिकार, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई एजेंसी जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से वैधानिक परामर्श ले सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से वैधानिक परामर्श ले सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से वैधानिक परामर्श ले सकती है।
जैसे यूनेस्को, यूनेस्को एजेंसी का नाम है, जैसे यूनेस्को है, WHO है, कोई भी, यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श ले सकती है। जैसे यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श ले सकती है। अब आपको याद दिला दें, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने कोई व्यक्ति अपना मामला लेकर नहीं आ सकता। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने कुलभूषण यादव मामला लेकर गए थे या मामला लेकर गई थी भारतीय सरकार? भारतीय सरकार पहली बात है, भारतीय सरकार मामला लेके जाती है। और दूसरा, दो राज्यों के बीच कोई झगड़ा होगा तो ये होगा अनिवार्य सलाह, अनिवार्य अधिकारिता। परामर्शी का सीधा मतलब है कि मान लीजिए कि डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO को अमेरिका फंडिंग बंद कर दे। इस संदर्भ में WHO कहाँ से फंडिंग ले, अमेरिका क्या रोल होगा, इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो परामर्श वाले में राज्य नहीं जाते, ये दो क्षेत्राधिकार है। अगले पैराग्राफ से लिख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी होता है और यदि कोई सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी होता है और यदि कोई सदस्य इसे मानने से इनकार कर दे यदि कोई सदस्य इसे मानने से इनकार कर दे तो सुरक्षा परिषद उस सदस्य के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही कर सकती है। सुरक्षा परिषद उस सदस्य के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही कर सकती है। लेकिन अब हकीकत आपको बता दें, देखिए, पनामा और अमेरिका का झगड़ा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पनामा के पक्ष में निर्णय दिया और पनामा जैसे निर्णय लेकर आया, अमेरिका ने दौड़ा लिया, अमेरिका का दिखना मत इधर, बात हो गई, खत्म हो गई। यानी कोर्ट से निर्णय आपके पक्ष में है और जमीन पर कब्जा किसी और का है, ले लीजिए कब्जा। इसे हमारे यहाँ भी कोर्ट बार बार हल्ला मचाता रहता है, हमारे ऑर्डर का पालन नहीं हुआ, 5 बार कहता है कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या होगा? अभी दक्षिण चीन सागर में कोर्ट ने फिलीपींस के पक्ष में निर्णय दिया, फिलीपींस अपना अपना निर्णय लेकर आया चाइना के सामने, सर हम मुकदमा जीत गए। चाइना का तेरी की मुकदमा जीत गए, दौड़ा लिया फिलीपींस। उसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निर्णय को फाड़ फूड़ के जला के रख दिया। उनका भाई तुम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो या कोई नैतिकता का संगठन हो? इसलिए कुल मिला के वही ढाक के 3 पात, दुनिया में 5 महाबलियों की ही चलती है मेरे बच्चों। अब बताओ ऑप्शन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ को खल्लास कर दिया जाए, टोटे टोटे कर दिया जाए। अब आप क्यों रोमांटिक हो रहे हो इसके प्रति? बताओ क्या काम कर लिया इसने? आज तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं कर पाए। आतंकवाद को रोकने के लिए कई प्रस्ताव पारित किया, शायद पाकिस्तान मैंने कहीं बताया होगा, आपको बताया कि नहीं बताया? 1267, 1373, कितने प्रस्ताव पारित, काउंटर टेरर कमेटी बना रखा है, आज तक आतंकवाद को परिभाषित कर नहीं पाया। फिलिस्तीन को बचा नहीं पाया, यूक्रेन को बचा नहीं पाया, आतंकवाद बचा नहीं पाया, फिर भी आप कह रहे हो आपकी दिल लगी इससे हो रही है, कोई खास कारण? तो मेरे बच्चों,
आपने सही कहा। देखिए, वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो वायुयान छोड़ के बैलगाड़ी भी चलना शुरू कर दें। अच्छा, आप में खामियां हैं कि नहीं है? इसलिए अगर खामी है तो सुधार किया जाए, खामी है तो सत्यानाश किया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुधार करें, उसमें कुछ हमें भी मिलेगा। इसलिए हेडिंग आप लिख लीजिए, अगला हेडिंग। भारत के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता का दावा। भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का दावा। पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई थी, जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य 51 थे। जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्य 51 थे और स्थायी सदस्यों की संख्या 5 थी। संयुक्त राष्ट्र संघ कुल 51 सदस्य थे, स्थायी सदस्यों की संख्या 5 थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यों की संख्या बढ़कर 193 हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यों की संख्या बढ़कर 193 हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा परिषद के 5 ही स्थायी सदस्य हैं। इसके बावजूद सुरक्षा परिषद के 5 ही स्थायी सदस्य हैं। अतः सुरक्षा परिषद प्रतिनिधिपूर्ण नहीं है। प्रतिनिधिपूर्ण अंडरलाइन। अतः सुरक्षा परिषद प्रतिनिधिपूर्ण नहीं है। प्रतिनिधिपूर्ण नहीं है तथा इसकी वैधता पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। इसकी वैधता पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। अच्छा, भारत ने भी अब जैसे से भारत का महाशक्ति के रूप में उभार हुआ, कहा तो ये जाता है कि 45 में हमें सदस्यता मिल रही थी, उस समय हमने लिया नहीं। और अब जैसे जैसे भारत महाशक्ति बन रहा है तो भारत ने G4 बनाया। G4 का मतलब भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ये 4 है। तो पहली बार 4 लोगों ने कहा है भाई 4 हमें स्थायी तो सदस्यता दे दो, अफ्रीका से किसी 2 को ले लो, यानी कम से कम स्थायी सदस्यता में 6 तो बढ़ा दो। और जैसे पता चला भारत ने G4 बना लिया है, पाकिस्तान फिर मैदान में आ गया। अब आप याद रखिएगा, पाकिस्तान का झगड़ा केवल कश्मीर तक थोड़ी चलता है। जैसे बात पता चला कि हमने G4 बना रखा है, पाकिस्तान ने बनाया कॉफी क्लब। और कॉफी क्लब का मूल काम क्या है? पाकिस्तान से पूछा गया भाई ये बताओ संयुक्त राष्ट्र में कोई सुधार की आवश्यकता है? पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें रत्ती भर भी सुधार की आवश्यकता नहीं है।
याद रखिए मेरे बच्चों, जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। ये फिलॉसफी किसकी है? पाकिस्तान की। क्योंकि सुधार से पाकिस्तान कुछ मिलना तो है नहीं, तो जो भारत को मिल रहा है वही नहीं मिले। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हो क्यों नहीं पाता। अच्छा, एक बार एक मेंस में सवाल आया था कि भारत के सुरक्षा परिषद की स्थायी संस्था में बाधाएं क्या हैं, तो बच्चों ने क्या लिख दिया? गरीबी। ना ना बच्चों, गरीबी जनसंख्या अगर ये कोई आधार होता तो अफ्रीका का तो कोई मेंबर हो ही नहीं चाहिए। लोकतंत्र में गरीबी सकारात्मक चीज है, लोकतंत्र में पैसे वाला होना नकारात्मक है, याद रखना। इसलिए भारत की सदस्यता में बाधा क्या है? क्योंकि सदस्यता, भाई इस बाधा ये है कि हमारे साथ, प्रॉब्लम हमारे अंदर थोड़ी है, प्रॉब्लम ये है जिस पार्टी में गया हूं उसका दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। हमारे कपड़े में समस्या थोड़ी है, दरवाजा बंद कर रखा गया है। तो सुरक्षा परिषद की मेंबरशिप बढ़ेगी तब हम जाएंगे या पहले कूद पड़ेंगे? ये मेंबरशिप बढ़ा नहीं रहे, एक अजीब सी बात नहीं है? 51 तब भी। अफ्रीका, अफ्रीका का सबसे बड़ा ग्रुप है, 54 मेंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ में, एक स्थायी नहीं है। लैटिन अमेरिका से 33, एक स्थायी नहीं है। आधी दुनिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ में ही नहीं है। इस बात का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और यूरोप का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका उनका भाई है, रूस भी तो कुल मिला के यूरोप ही है। एक हमारा गुदड़ी का लाल है, चाइना। तो मेरे बच्चों, और भारत, भारत की सदस्यता न देना हमारी इस महान जनसंख्या की बदनामी है। आज दुनिया में भारतीय का मतलब, दुनिया का हर तीसरा आदमी कौन है? भारतीय है। और ऐसी जनसंख्या का अपमान करना, बताइए हमने कितने। लिखने की बात क्या लिखा आपने? बेहतर प्रश्न है। अगले पैराग्राफ से, भारत के स्थायी सदस्य बनने के पक्ष में भारत के स्थायी सदस्य बनने के पक्ष में निम्नलिखित दावे हैं। निम्नलिखित दावे हैं। पॉइंट नंबर 1, सुरक्षा परिषद के सुरक्षा परिषद के 4 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद के 4 स्थायी सदस्य यानी चीन के अलावा भारतीय दावे के समर्थक हैं। सुरक्षा परिषद के 4 स्थायी सदस्य भारतीय दावे के समर्थक हैं। दूसरा पॉइंट है, क्षेत्रीय आधार पर क्षेत्रीय आधार पर एशिया प्रशांत क्षेत्र से क्षेत्रीय आधार पर एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2 नए सदस्यों को लिया जाएगा। 2 नए सदस्यों को लिया जाएगा जिसमें जापान और भारत, जिसमें जापान और भारत की उम्मीदवारी सबसे प्रभावी है। जिसमें जापान और भारत की उम्मीदवारी सबसे प्रभावी है। तीसरा, भारत एक महाशक्ति है। भारत एक महाशक्ति है जो क्वाड, ब्रिक्स, G20
भारत एक महाशक्ति है जो क्वाड, ब्रिक्स, G20 जैसे समूहों का सदस्य है। क्वाड, ब्रिक्स, G20 जैसे समूहों का सदस्य है। इसलिए सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी निर्विवाद है। इसलिए सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी निर्विवाद है। अगला पॉइंट, सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी निर्विवाद है। अगला पॉइंट, निर्विवाद, बिना विवाद के विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश और पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला पॉइंट है, भारत के स्थायी सदस्य बनने से पर्यावरण, आतंकवाद, भारत के स्थायी सदस्य बनने से पर्यावरण, आतंकवाद, पर्यावरण आतंकवाद जैसी समस्याओं के समाधान में सहायता प्राप्त होगी। जैसी समस्याओं के समाधान में सहायता प्राप्त होगी। और संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे समस्याओं के समाधान में सहायता प्राप्त होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ज़्यादा लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिपूर्ण होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ज़्यादा लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिपूर्ण होगा। अगला हेडिंग है, लेकिन बाधाएं क्या है? अगला हेडिंग है, सुधार में बाधाएं। सुधार में बाधाएं क्या है? पहला, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में वृद्धि के लिए, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में वृद्धि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में संशोधन आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में संशोधन आवश्यक है, जिसके लिए सुरक्षा परिषद की सहमति आवश्यक है, जिसके लिए सुरक्षा परिषद की सहमति आवश्यक है। जबकि स्थायी सदस्य
अपने विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि स्थायी सदस्य अपने विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। स्थायी सदस्य अपने विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, यही पहली बात है। यानी सुरक्षा परिषद में कोई बदलाव कब होगा? जब चार्टर बदलेगा। चार्टर बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का 2/3 बहुमत, महासभा का और 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन। इसका मतलब है कोई वीटो कर देगा तो सुधार खत्म। और 5 स्थायी सदस्य ये अपने विशेषाधिकार को चेंज नहीं करना चाहते, जबकि हकीकत की बात यह है जर्मनी है। जर्मनी, जापान आज इंग्लैंड और फ्रांस दोनों से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन जर्मनी जापान बाहर क्यों है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में वो हारे हुए लोग थे। इंग्लैंड फ्रांस अंदर क्यों है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जीते हुए थे। तो 2025 की दुनिया 1945 जैसी दुनिया नहीं है। तब चाइना का राइज नहीं था, इंडिया का प्रभावशाली राइज नहीं था, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इन सब का इतना शक्तिशाली उभार नहीं था। आज दुनिया में बड़ा चेंज आया है, दुनिया बदल गई, संयुक्त राष्ट्र संघ बदलने को तैयार नहीं है। इसे समस्या क्या है? सुधार का न होना। समस्या क्या है? महाशक्तियों का आधिपत्य होना। यही तो समस्याएं बार बार आ रही हैं। अभी सुधार में ही बाधा उत्पन्न किए हुए हैं। पहली बाधा ये है, इसे भारत की सदस्यता में समस्या भारत की समस्या नहीं है कि भारत में कोई अक्षमता है, समस्या है व्यवस्था की। दूसरा पॉइंट है। अच्छा बताइए, अगर सुधार में सदस्यता मिले लेकिन वीटो ना मिले तो भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या याद रखिएगा, G4 के प्रस्ताव में हमने खुद ही कहा है बिना वीटो ही ले लेंगे। अरे मेरे बच्चों, कैसी बात कर रहे हो यार? हाथ में कबूतर आ जाए, मोर की तलाश में कबूतर छोड़ते नहीं। कैसी बात कर रहे हो? अरे ट्रेन में चलो, अगर टिकट ना कंफर्म हो, कहीं धीरे से टेक लगा के बैठ लो, उसके बाद जो बैठा है उसको खिसकाना शुरू करो। ऐसे काम होता है। पहले क्या पकड़ना है, उसके बाद क्या पकड़ना है? अब ये ओ माय गॉड, भागते भूत की लंगोटी से ही। अरे कमाल के, ऐसा उत्तर कभी मत देना कि बिना वीटो के नहीं लेंगे। जो मिल जाए वो ले लेंगे, उसके बाद फिर और देखेंगे। नहीं लेंगे, कमाल की बात है। क्या लिखा आपने? हाँ, दूसरा पॉइंट। जब से जब से भारत ने सुरक्षा परिषद की जब से भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावे के लिए स्थायी सदस्यता के दावे के लिए G4 का निर्माण किया है, G4 का निर्माण किया है, इसी के विरोध में पाकिस्तान ने कॉफी क्लब का निर्माण किया है। इसी के विरोध में पाकिस्तान ने कॉफी क्लब का निर्माण किया है, जिसका कहना है इसी के विरोध में पाकिस्तान ने कॉफी क्लब का निर्माण किया, जिसका कहना है कि स्थायी सदस्यता में वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थायी सदस्यता में वृद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः
अतः जिन्हें सुधार से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, जिन्हें सुधार से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, वे सुधारों का ही विरोध कर रहे हैं। जिन्हें सुधारों से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, वे सुधारों का ही विरोध कर रहे हैं। यानी मेरे बच्चों, मेरी गाय मर गई, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, पड़ोसी की जिंदा क्यों है, चिंता इस बात की है। इसलिए आप याद रखना, देखिए मानव स्वभाव कैसा है, जब हम पीटी फेल होते हैं तो हमें दुख होता है, लेकिन जब ये सुनते हैं कि पीटी पार्टनर का निकल गया है पीटी, दुख और बढ़ जाता है। लेकिन वो दुख कब कम होता है, जब पार्टनर मेंस फेल कर जाता है, तब हम सोचते, तब हम बहुत उसको समझाते हैं कोई बात नहीं है, जबकि अंदर अंदर खुश हैं हम कि लोग बहुत उछल रहे, 3 ही महीने के गैप में फिर हमारे कंडी साथ आ गए। तो पाकिस्तान क्या कह रहा है, लिखने की बात है, क्या लिख रहा है? अगला पॉइंट, सुरक्षा परिषद। अच्छा याद रखिएगा, कॉफी क्लब के सारे मेंबर G4 के पड़ोसी हैं। पाकिस्तान नहीं है। जापान का पड़ोसी दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया कहता ना भाई तुम वहां चले जाओगे, वो सुना सुन लगे, तुम यहीं रहो, तुम मत जाओ। जर्मनी का पड़ोसी इटली, ब्राजील का पड़ोसी अर्जेंटीना, मैक्सिको। पाकिस्तान ने सोचो इतना इंतजाम किया है किसका विरोध करने के लिए, केवल भारत का। और भारत भी जोश में आ गया, उसको G4 बताने की क्या जरूरत थी। अच्छा ऐसा तो नहीं है, ये बताओ सुरक्षा परिषद की संस्था मिल जाने पे हो क्या जाएगा, ऐसा तो नहीं दो गंजे कंघी के लिए आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा मामला तो नहीं है क्या? क्या लिखा आपने, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है, इसलिए इसलिए सदस्य एक दूसरे के विरोधी दावे करते रहते हैं। सदस्य एक दूसरे के विरोधी दावे करते रहते हैं। निष्कर्ष, निष्कर्ष, भारत की सदस्यता का दावा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रासंगिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। भारत की सदस्यता का दावा संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो इसे ज़्यादा प्रभावी बनाएगा। जो इसे ज़्यादा प्रभावी बनाएगा। अगला और अंतिम हेडिंग, उसी साथ IR खत्म। अब क्या, तो आपका अब क्या? अगला हेडिंग, संयुक्त राष्ट्र संघ सफल या विफल। अगला हेडिंग लिखिए क्या? अभी लिख लीजिए, अगला हेडिंग है संयुक्त राष्ट्र संघ सफल या विफल। अगला हेडिंग,
संयुक्त राष्ट्र संघ सफल या विफल? पहला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और विगत 80 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्नलिखित उपलब्धियों को देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्नलिखित उपलब्धियों को देखा जा सकता है। ए, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की समाप्ति। निम्नलिखित उपलब्धियों को देखा जा सकता है। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की समाप्ति। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की समाप्ति। बी, मानवाधिकारों की रक्षा की पहल। सी, महिला सशक्तिकरण। सी, महिला सशक्तिकरण। डी, सतत विकास को आगे बढ़ाना। सतत विकास को आगे बढ़ाना। ई, विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास। सामाजिक आर्थिक विकास। और ई, मतलब कोई भी होगा अगला, युद्ध के दुष्परिणामों को सीमित करना। युद्ध के दुष्परिणामों को सीमित करना। अब एक बात याद दिला दे, अब देखिए लिखा एग्जाम में कैसे लिखा जाता है। इतनी बातें जो हमने लिखी, अगर इतने ही केवल आप लिख देंगे तो अगर कभी आए कि उपलब्धियां सफल, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कारण क्या है, इसके पहले हमने सारी एजेंसी अंग की बात कर दिए हैं। तो आपको सफलता विफलता में एजेंसी अंग का उल्लेख करना पड़ेगा, नहीं तो बात अमूर्त हो जाएगी। जब आप ये लिख रहे हैं कि दुनिया में शांति की स्थापना करना, पीस कीपिंग, जब लिख रहे हैं कि दुनिया में सामाजिक विकास, तो सतत विकास लक्ष्य, जब लिख रहे हैं कि दुनिया में स्वास्थ्य, WHO, आपको अब सारी बातों ने बता दी। इसका मतलब अगर कोई एग्जाम आप देखेंगे, दो तरीके से एग्जामिनर सवाल पूछता है। एक तो पूरा संयुक्त राष्ट्र संघ का उसने पूछ लिया, वो उपलब्धि है, सफल है असफल है। एक विशेष अंग पे जाके पूछ लिया, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वहां जाके पूछ लिया उसने। दोनों तरीके से तैयार होते हैं। अब हमें हर बात वही रिपीट करनी पड़ती है, इसलिए मैंने आपको संकेत कर दिया कि कभी भी एजेंसी का नाम, कार्यक्रम का नाम लिखना सीखिए, तब आपकी बात पूरी होगी। केवल इतनी बात लिख देने से बात नहीं बनेगी। अब चूंकि हमने सारी बात पहले को बता रखी है, इसी कई बार क्या बच्चे जो केवल नोट्स से पढ़ते हैं एग्जाम में खराब करके आते हैं, उनको केवल ये नहीं पता होता कि उनको नोट्स का प्रयोग कैसे करना है। भाई एक बात जो हमने बता दिया बात, तो दोबारा वही रिपीट थोड़ी करेंगे। लेकिन ये आपका उपलब्धि है संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात को हम खारिज नहीं कर सकते। जरा सोच के देखना, गरीबी, बीमारी, सामाजिक समस्याएं ज्यादा विकासशील देश में है। हम ये सोचते हैं कि सुरक्षा परिषद बस आतंकवाद को नहीं रोक पाया, यूक्रेन संकट नहीं रोक पाया। अरे गरीबी, बीमारी, ये समस्या विकासशील देश में ज्यादा है। स्वास्थ्य की समस्या, तो संयुक्त राष्ट्र संघ काम कर रहा है। फिर आप ये कहेंगे कि अगर ये सारी समस्याएं विकासशील देशों में है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को विकसित देश क्यों पैसा दे? क्योंकि शांति अविभाज्य है। अब आप याद रखिए, अफ्रीका मर रहा है, पश्चिम एशिया कोलाहल में है, शरणार्थी रोज भागे हुए हैं यूरोप में, यूरोप का पसीना छूट जा रहा है। हर रात उनको 10-10 बोट इंटरसेप्ट करना पड़ रहा है। अफ्रीका से भागे हुए लोग हैं, पश्चिम एशिया से भागे हुए लोग हैं, अफगानिस्तान से भागे हुए लोग हैं। कमाल की बात है, एक जमाने में हम ये कहते थे
इन्होंने उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद से हमें लूट लिया, फिर वहीं जा रहे हैं लुटवाने। ये क्या चक्कर है? क्या चक्कर है मेरे बच्चों? भाई यही तुम कहते भागो 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 भागो। तुमने तो हमें लूट लिया, और अब क्या कर रहे हैं? लुटवा रहे हैं। ये हो कैसे रहा है? कैसे हो रहा है? इसलिए मेरे बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के सिद्धांतों में भी सब कुछ ठीक नहीं था। और ये यूरोप और अमेरिका क्यों आगे बढ़ा, इसका ये भी कारण है। लोकतंत्र, उनकी आज़ादी की मूल्य, प्रतिस्पर्धा के मानक, उनकी वैज्ञानिक और तार्किक सोच। ये भी मानना पड़ेगा। बस ये हर बात पे है कि हम तो सोने की चिड़िया थे और लूट के क्या कर दिया, कबूतर। एक एलिमेंट ठीक था, हर बात में वही कब तक करेंगे? अगले पैराग्राफ से लिखिए। अगले पैराग्राफ से। संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ निम्नलिखित क्षेत्रों में विफल रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ निम्नलिखित क्षेत्रों में विफल रहा। ए, आज तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं कर पाया। आज तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं कर पाया। आज तक आतंकवाद को परिभाषित नहीं कर पाया। बी, फिलिस्तीन यूक्रेन संकट रोकने में विफल रहा। क्या लिखा आपने? रोकने में विफल रहा। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ वित्तीय कंगाली से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ वित्तीय कंगाली से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ वित्तीय कंगाली से जूझ रहा है। ये दिवालिया होने को है। अगला पॉइंट। अच्छा, एक बात ये, जब संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण की रक्षा वाली बात करता है तो क्योटो प्रोटोकॉल कुछ एक आध लिख दीजिए जरूर। वित्तीय कंगाली से जूझ रहा है। अगला पॉइंट। विश्व में विश्व में आज भी अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। विश्व में आज भी अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। निष्कर्ष।
निष्कर्ष, समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं है। समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं है, अपितु महाशक्तियों के हितों की है। समस्या संयुक्त राष्ट्र संघ की नहीं, अपितु महाशक्तियों के हितों की है, जिससे महाशक्तियों के हितों की है, जिससे वे अपने हितों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को कठपुतली के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जिससे वे अपने हितों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को कठपुतली के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। कठपुतली के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, इतना ही है संयुक्त राष्ट्र। क्या कहानी? हाँ मेरे बच्चों बताओ क्या करें। सामाजिक आर्थिक परिषद 54 सदस्य है, सारी एजेंसी उसी के अंतर्गत काम कर रही है। सारी एजेंसी कल जो मैंने बताया था, सारे उसी के अंदर काम कर रही है। अरे चलिए बस डिस्कस करवा दो। अब तो सारा तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ठीक है बच्चों, फिर और कोई निष्कर्ष? अरे क्वेश्चंस जब आप लोग मेंस दोगे, आप कोई क्वेश्चन पूछो तब तो आपको बताएं। जब कोई क्वेश्चन पूछोगे तब तो बताएं। अरे वो सब पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। अरे सीधी सी बात है, विविधता में एकता, विविधता में एकता, वो सब पॉलिटिकल डिस्प्यूट मत जाइए। हमें संविधान की बात करनी है कि हिंदी आधिकारिक भाषा है, बाकी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान बना रहेगा, खत्म बात। तो उनके बोलने से क्या होता है यार, कमाल की बात करते हो। हमारे लिए पीएम सीएम बोले वो मैटर थोड़ी है, संविधान बोलता है वो मैटर है ना। किसी बच्चे ने पूछा है हिकाकू सान बेनसाकू का सिद्धांत क्या है? अरे जापानी शब्द है, परमाणु हथियारों के विरोध को कहते हैं। परमाणु हथियारों के विरोध का जापानी नाम क्या है? हिकाकू बेन सेंकाकू। हिकाकू बेन सेंकाकू। सामाजिक आर्थिक परिषद लिखेंगे क्या? बात एक ही है। तो ठीक है मेरे बच्चों, आज के लिए बस क्लास खत्म, आईआर खत्म। फिर मेंस दोगे, फिर मिलेंगे, फिर तो उस समय आपको बताएंगे। कमाल की बात है, पीटी निकलेगा कि सब कुछ निकलेगा? तो ठीक है, आज इतना ही बच्चों। बताओ क्या क्या करें? क्या क्या रहा है? ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना है, फिर आईआर खत्म। आईआर खत्म। धन्यवाद।